तब तो वो काम आगे बढ़ेगा। ये वो कहते हैं नहीं, हमने ये कहा ये करो मतलब ये करो। अब मालवा के लोगों के खाने की आदत ये हो और वो कहेंगे नहीं हम तो यहाँ डोसा ही परोसेंगे, जा तो कहाँ चलेगा भाई? मालवा के लोगों को और खाना है भाई। अब वो कहे यहाँ पोहा खाना बंद कर दीजिए, दूध जलेबी बंद कर दीजिए इंदौर वाले, नहीं अब तो इडली खानी पड़ेगी। बड़ी चर्चा, माइक बंद हो गया, 25 मिनट प्रधानमंत्री का माइक बंद रहा। अरे भाई 2004 से कितने साल हो गए, सब कुछ बंद है। अब कोई बोले नहीं तो पता नहीं चलता है कि कर क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा आपको पता नहीं, आप नहीं बोल रहे, कौन कर रहा है इतना, नाम तो बता दो भाई। ये सारे निर्णय उस प्रकार से हो रहे हैं कि सोशल सेक्टर को भी पूरी तरह उनके कब्जे में लाया जाता है। भारत जैसे देश में हम राज्यों की अहमियत को नहीं स्वीकार करेंगे। भारत जैसे देश में राज्यों की विशेषताओं को नहीं स्वीकार करेंगे और उन विशेषताओं को पनपाने की कोशिश नहीं करेंगे तो विविधता में एकता वाला ये देश, हम उसको एक ढांचे में नहीं ढाल सकते। मित्रों, अमेरिका में लॉस एंजलिस से निकले और न्यूयॉर्क तक जाएं, पूरा अमेरिका काट के चले जाएं, हर 20 किलोमीटर पिज्जा हट चल सकता है। एक ही रेडीमेड फॉर्मूला से बना हुआ पिज्जा वहां चल सकता है। हमारे यहाँ नहीं चल सकता है। वो तमिलनाडु से इडली से शुरू करेगा, इंदौर आते आते पोहा खाना शुरू कर देगा। हर 20 किलोमीटर में नई वैरायटी वाला देश है भाई। आप उसको इस प्रकार के रेडीमेड चीजों में बांध नहीं सकते। यहाँ का खान पीन, यहाँ का पहरवेश एक अपनापन है, एक ऐसा गुलदस्ता है भारत माँ का। 120 करोड़ फूल इसके अंदर खिल रहे हैं, पनप रहे हैं। उसको एक ही ढंग से ढालने की कोशिश, भारत की आत्मा को नोट्स डालने की बात। और इस चिंता को लेकर के मैं आज भारत के संघीय ढांचे की रक्षा कैसे हो, मैं यहां अन्याय की बातें नहीं कर रहा हूं। अन्याय की बातें करूंगा तो मैं कल सुबह तक पता नहीं क्या क्या कुछ कह सकता हूं। कांग्रेस की सरकार क्या देते हैं, वो मध्य प्रदेश को कितना कितना अन्याय, मैं ढेर सारी चीजें बता सकता हूं और वो कर रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं, परवाह ही नहीं। लेकिन मैं उन बातों की ओर स्पर्श कर रहा हूं जो अन्याय से जुड़ी हुई नहीं है, भारत के संविधान के संघीय ढांचे से जुड़ी हुई बातें हैं। मित्रों, अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करते हैं, विकेंद्रित व्यवस्थाएं विकसित नहीं करते हैं, तो विकास में बहुत बड़ी रुकावट आती है। दो लोग अलग अलग दौड़े तो उनकी दौड़ने की स्पीड, और दो लोगों का एक एक पैर को बांध दिया जाए और 3 पैर से दौड़ाया जाए तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? सीधी साधी समझ आ गई। तो ये एक एक पैर बांधने वाला काम कर रहे हैं, देश की विकास की स्पीड को रोक रहे हैं, दिशा को धुंधला रहे हैं। क्या मित्रों डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है? भारत में पंचायती राज लागू करने का सौभाग्य गुजरात को मिला। डिसेंट्रलाइजेशन पावर की एक अच्छी व्यवस्था पंचायती राज में विकसित हुई है और गुजरात उसका पायोनियर रहा है। मित्रों, ये 50 साल हुए, उसके गोल्डन जुबिली ईयर चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का। भारत सरकार के एजेंडा में पंचायती राज व्यवस्था, जो कि हिंदुस्तान में मानी हुई है, स्वीकारी हुई है, पायोनियर भले गुजरात रहा हो, लेकिन भारत के एजेंडा में इसकी गोल्डन जुबिली ईयर की कोई सोच तक नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, बड़ा ऐसा इवेंट था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक इनिशिएटिव लेने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि पंचायती राज व्यवस्था की गोल्डन जुबिली के रूप में इस विचार को हिंदुस्तान की धरती पर लागू करने का सफल प्रयास जहां से शुरू हुआ और जो बाद में देश भर में माना गया है
लेकिन उसको करने के लिए उनको फुर्सत नहीं, सोचने को फुर्सत नहीं। मेरे राज्य में हमने इनिशिएटिव लिया है, एटीबीटी स्कीम के रूप में जाना जाता है, आपनों तालुको वाइब्रेंट तालुको। हमने कंसेप्ट दिया है तालुका सरकार। क्यों गांधीनगर से क्यों गुजरात चलना चाहिए? अगर गुजरात चलना है तो गुजरात के हर तहसील के अंदर वो शक्ति क्यों ना, वो निर्णय करने का सामर्थ्य क्यों ना हो। मैं उस दिशा में जा रहा हूं। हम गांधीनगर के सारे अधिकार छोड़ करके नीचे देने की दिशा में एक लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरे राज्य के अंदर 225 तहसील है, 225 तहसील पर मेरा राज्य खड़ा हो जाए। अकेले गांधीनगर के पिलर पर राज्य खड़ा हो जाए और एक विकेंद्रित व्यवस्था जनसंघ के जमाने से हमारी वैचारिक अधिष्ठान का हिस्सा है और इसको हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक बहुत बड़ी ताकत देता है। मित्रों, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, कभी एक ही जीबी हमारे यहाँ चलता, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलता था। आज हमने उसको 7 हिस्सों में बांट दिया, एरिया वाइज कर दिया। पहले मेरे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसी को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 यूनिवर्सिटियां बना दी। क्यों ना हम डिसेंट्रलाइज करें, सेंटर फॉर एक्सलेंस क्यों क्रिएट ना करें, हम नई व्यवस्था को विकसित क्यों ना करें। हम अगर इस प्रकार से नई व्यवस्था को विकसित करते हैं तो हम देश के सपने को बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार हमारी इस आवाज को सुने और देश के नागरिकों से, विशेष करके बुद्धिजीवियों से मैं आग्रह करता हूं कि संघीय ढांचे के साथ जो खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना देश में आवश्यक हो गया है। भारत की एकता और अखंडता के लिए भारत के संघीय ढांचे के लेटर एंड स्पिरिट को बरकरार रखना ये समय की मांग है। आज वो जमाना नहीं है कि एक ही पार्टी की सब सरकारें चलती है। हर पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इन सब प्रकार के राजनीतिक विचारों को देश की एकता के लिए संभालना है तो आपके लिए संघीय ढांचे को बरकरार रखना ये समय की मांग है। भाइयों बहनों, 1976 केंद्र और राज्यों के संबंधों का रूप क्या रहे, इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक सरकारिया कमीशन को नियुक्त किया था 1976 में, और वो उन्होंने इसलिए किया था कि आपातकाल के कारण देश में बहुत बड़ा उनके खिलाफ तूफान खड़ा हुआ था, वो इमरजेंसी लाए थे। तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं ये कर रही हूं, मैं इसके कर मैं सबको अधिकार देने वाली हूं, मैं कोई एक सत्तावादी नहीं हूं वगैरह, एक अपना चेहरा बनाने के लिए उन कमीशन बनाया था। उस सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट आया 1988, 12 साल के बाद। उसके अंदर एक बात कही गई है कि रेगुलरली इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच साल में 2 बार रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच में जो डिस्प्यूट है उसकी विस्तार से चर्चा करके इस काउंसिल के अंदर सॉल्यूशन निकाला जाए, ऐसा उसमें प्रावधान है। 76 में कमीशन बना, 88 में रिपोर्ट आई और पहली मीटिंग उसकी 96 में हुई। यानी भारत के संविधान के प्रति इनकी मानसिकता क्या है, इसका एक जीता जागता उदाहरण। जब अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने लगातार इस मीटिंग को लागू किया और सरकारिया कमीशन के जो प्रावधान थे, जो सुझाव थे, उस पर चर्चा की। करीब 250 से अधिक उन्होंने सुझाव दिए हैं। सुझाव दिए हुए आज 40 साल होने आए। भाइयों बहनों, 100 से अधिक सुझाव आज भी ऐसे हैं जिसको चर्चा पर भी लाए नहीं गए। मैं आज इस इंदौर की धरती पर से भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि वे तत्काल ये इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग को रिवाइव करें, फिर से बुलाएं, लगातार बुलाएं, साल में 2 बार बुलाएं और सरकार या कमीशन ने जिन सुझावों को कहा है उसको लागू करने के लिए एजेंडा नोट के साथ उसकी चर्चा शुरू हो, लागू किया जाए। जब तक राज्य और केंद्र के संबंधों की इस बातों को जो उसको बड़े अध्ययन के साथ लाया गया है
और जो आपकी सरकार लाई थी उसको लागू करने के विषय में विचार कीजिए। उसके बाद अभी पुंसी कमेटी बैठी, पुंसी कमेटी का रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट को आए भी 3 साल हो गए और उसने तो कहा है कि साल में 4 बार ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए। और उन्होंने यहां तक कहा है, सरकार या कमीशन ने भी कहा है, पुंसी कमीशन ने भी कहा है कि ये गवर्नरों की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति के प्रमुख क्षेत्रों में रहे हुए लोग हैं उनको ये गवर्नर के पोस्ट पर नहीं रखना चाहिए। समाज जीवन के संविधान को समर्पित ऐसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको रखना चाहिए। इस सरकार या कमीशन ने भी कहा है, पुंसी कमेटी ने भी कहा और उन्होंने ये कहा है कि विशेष रूप से जहां पर केंद्र के साथ में जो सरकार है उससे विपरीत विचार की पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वहां तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये उल्टा कर रहे हैं, वहां से तो खोज खोज करके लोगों को भेजते हैं ताकि वहां मुख्यमंत्री चैन से बैठ न सके, वो सरकार चलाना पाए। आपको हैरानी होगी, ये राज्य जिसको आपने चुना है, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर जनता ने उनको चुना है और असेंबली में वे कानून पास करते हैं और एक प्रकार से जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज का रिफ्लेक्शन है और माना हुआ है डेमोक्रेसी में यही एक तरीका है। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को जो लोग पसंद नहीं, ऐसे राज्यों ने जो कानून पास किए हैं, उन कानूनों को फाइलें वैसी की वैसी लटकाई जा रही हैं। सालों बीत जाते हैं, कोई उसको पास नहीं करते, लटकाए रखते हैं और कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि एक बार असेंबली बिल पास करके भेजें, कितने दिन में उनको पारित करना चाहिए, नहीं है। ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बात करने के लिए पिछले दरवाजे एनसीटीसी घुसा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के एक बिल पास किया हुआ है। गुजरात सरकार ने भी उसी प्रकार का बिल पास किया है, इस प्रकार के टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। आपको हैरानी होगी, उसको बिल को पास करने वाली सरकारें बीजेपी की है, इसलिए हम लोगों ने असेंबली में 4-4, 5 बार पारित किया। दिल्ली सरकार ने, राष्ट्रपति ने उस पर थप्पा लगाने से मना कर दिया, नहीं किया। क्यों है? क्या टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ये तौर तरीके होंगे क्या? मेरे यहां एक बिल पास किया कि स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन बिल पास किया, असेंबली ने स्वीकार कर लिया, 2/3 मतों से मंजूर हो गया और मेरे यहां गवर्नर महिला है, नहीं हुआ, लटका। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पार्टी के लोग हैं। क्या देश ऐसे चल सकता है क्या? कानून सबके लिए समान होता है, संविधान की मर्यादा को स्वीकार करना होता है, नहीं किया जा रहा है। और आज देश के अनेक राज्यों से सैकड़ों ऐसे बिल बने हुए पास हुए हैं जो राष्ट्रपति के दरवाजे पर दिल्ली सरकार की इच्छा के कारण रुके पड़े हुए हैं, उसको पारित नहीं किया जा रहा है। बिहार में वहां की सरकार ने एक बिल पास किया कि एजुकेशन को फ्रीडम देने के लिए और गवर्नर का उस पर वो रोजमर्रा राजनीति चलती है उसको रोकने के लिए बिल पास किया। एजुकेशन सिस्टम को तवज्जो देने के लिए किया। दिल्ली सरकार उस पर थप्पा लगा के बैठ गई, नहीं कर रही है पास। अगर चुनी हुई सरकारें जो कानून पास करें, असेंबली में विधिवत डेमोक्रेटिक वे में करें और जनता के प्रतिनिधि करें, जनता ने उस सरकार को चुना है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को वो सरकार पसंद नहीं है, इसलिए उसके निर्णय भी रोक देना, मैं समझता हूं ये संघीय ढांचे के लिए एक नया खतरा पैदा करने वाला काम है। मित्रों, अनेक ऐसे पहलू हैं कि किस प्रकार से संकट किए जा रहे हैं।
मानता हूं कि आज डॉक्टर नागपाल जी की स्मृति का ये बातचीत करने का अवसर हमें जरूर गंभीरता से इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप मेरे से क्या सुनना चाहते थे। होस्ट कह रहे हैं कि गुजरात के विषय में कुछ बताइए। वो तो एक सप्ताह बिठानी पड़ेगी। आप भली भांति जानते होंगे मैं कुछ कम समय में ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए। समय समय तो होगा। भैया मैं इंदौर में बहुत सालों तक काम किया हूं। यहाँ की हर गली मोहल्ले में घुमा हुआ इंसान हूं। तो मैं इंदौर को भली बात ही जानता हूं। ये मेरे पत्रकार मित्र आज मुझसे नाराज होने वाले हैं क्योंकि मैं आज भी इनको मिले बिना जा रहा हूं। उनका फोन आया था लेकिन मैं समय नहीं निकाल पाया। पहले आता था तो बड़ी लंबे अरसे से गप्पे गोष्ठी करता था, लेकिन दिनों समय की कठिनाई रहती है, इसलिए उनसे भी अन्याय करके जाऊंगा। यूपी चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मित्रों, गुजरात किस तेजी से विकास कर रहा है, मैं कुछ आपको छोटे मोटे ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे यहां हम 2001 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोग मुझे मिलने आते थे तो मेरे से एक मांग कर रहे थे कि मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। ये मांग थी। हमारे देश के लोग बहुत संतुष्ट हैं, ज्यादा नहीं मांगते। मुझसे यही मांगा था कि मोदी जी कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। और मेरे यहां 2000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था उस समय। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि 2004 से यानी एक में मेरे पास ये मांग आई थी, 1000 दिन के अंदर भीतर हमने काम पूरा किया। आज गुजरात वो राज्य है जो 24 घंटे